ममता काले कम से कम कानून व्यवस्था की दुहाई फराज की दवाई देने लगे और सरेंडर की परिभाषा ये बताने लगे, तो ये अलग अलग झोल हैं, एक एक पॉइंट पकड़ने लगे, फिर तो डिबेट चली जाएगी कहीं और। जी राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भारतवर्ष को बधाई देना चाहती हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे देश में एक बार फिर से इतिहास बना है। विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ब्रिज हमने बनाया है और दोबारा से डंके की चोट पर बोलती हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब बात करती हूं ये जो सरेंडर वाला एक छोटी चीज बोलनी शुरू करी है मिस्टर राहुल गांधी ने, तो मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये मोदी जी के बारे में बात नहीं हो रही है। देश की लड़ाई सेनाओं ने लड़ी थी और अगर आप सरेंडर की बात करते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप उनके मनोबल को गिरा रहे हैं, आप उनको शर्मसार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं ने सरेंडर किया है। आज हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व को यह बता दिया है कि जो हमको छेड़ेगा हम उसके घर में घुस करके ऐसा मारेंगे उसको कि तोड़ करके रख देंगे। यह हमारी ऐसी विजय है जिसके बारे में जो विदेशी अखबार हैं जो हमारे खिलाफ लिखते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में लिखते हैं यूएस में बैठ करके, वो भी कह रहे हैं कि 1971 के बाद भारत ने घर में घुस करके पाकिस्तान को ऐसा मारा है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है उनके साथ क्या हो गया। अब मैं कुछ चीजें मिस्टर राहुल गांधी को याद दिलाना चाहती हूं कि राहुल गांधी कितने बड़े सरेंडर किस्म के व्यक्ति हैं। प्लीज अब मेरे को 30 सेकंड्स दीजिएगा। पहले मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि 1962 में आपने सरेंडर क्यों किया? 1971 की लड़ाई के पश्चात जब आपने 93 सोल्जर्स वापस कर दिए तो उस समय आपने सरेंडर क्यों किया? उसके अलावा 2008 में मिस्टर राहुल गांधी, जब ना आप इस देश के प्रधानमंत्री थे, ना रक्षा मंत्री थे, ना विदेश मंत्री थे, तब आपने चीन के साथ एमओयू साइन करके उनके सामने सरेंडर क्यों किया? आपने नहीं, आपने 2013 में जब लांस नायक हेमराज का सर काट करके पाकिस्तान लेकर के चला गया तब आपने उनके सामने सरेंडर क्यों किया? और आपने सरेंडर उस समय क्यों किया जब गुडविल जेस्चर के नाम पर आपने 25 पाकिस्तानी आतंकवादी छोड़ दिए? ठीक है, आऊंगा फराज भाई, लेकिन अहमद अयाज भी बोल रहे हैं। अहमद अयाज 370 के बाद क्या ही हो जाता है? मैं 20-22 दिन जम्मू कश्मीर में रहकर आया, पहलगाम में 17-18 दिन रहकर आया, फर्क मैंने महसूस किया। और उमर अब्दुल्ला तो शायद बचपन में थे, उन्होंने कहा कि हम लोग तो सोचते थे कि ऐसा पुल कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। फर्क कुछ समझ में आया इन 11 सालों में, इन 370 का? ये सही बात है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, डेवलपमेंट है, खासतौर कश्मीर खत्ते के लिए जो एक डेवलपमेंट के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ा आइसोलेटेड था। खासकर इस बात को लेकर कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो राजमार्ग है वो बंद रहता था मोस्टली विंटर्स के दरमियान, और आने जाने में दिक्कत आती थी। और यहाँ का जो प्रोड्यूस है, चाहे हार्टिकल्चर का हो चाहे वो एग्रो हो, जो भी तो उसको भी रास्तों पर सड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। और उसके अलावा चूंकि कश्मीर बीइंग ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आना जाना बड़ा डिफिकल्ट रहता था। और कभी जब हालात खराब होते थे सड़क के लिहाज से तो एयर ट्रैवल भी बंद हो जाता था या एयर ट्रैवल में फेयर बढ़ता था। आई मीन ये सारे दिक्कतें, मुझे लगता है कि इन सारी दिक्कतों का इसमें इलाज है। और उसके अलावा इतना ही नहीं, बल्कि दो चीजों को लेकर मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ये कि अभी चाइना का रिकॉर्ड हाईएस्ट ब्रिज होने का टूट गया और अभी इंडिया नंबर 1 पर इस लिहाज से आ गया कि भाई एक हाईएस्ट ब्रिज इंडिया एक हिस्टोरिकल बात है। और तीसरा कि एक सबसे बड़ी मैसेज जो चली गई वो चली गई जियो पॉलिटिकल के सिग्निफिकेंस के लिहाज से एक मैसेज चली गई, क्योंकि कन्फ्लिक्ट जोन रहा है, बड़े दिक्कतें काम करने में आई है। और इन चीजों के बावजूद कि इतना टेरीन बड़ा डिफिकल्ट होने के बावजूद और इतने हालात खराब होने के बावजूद फ्रॉम टाइम टाइम तो कश्मीर को कनेक्ट करना ये थोड़ी इसको सचमुच कोई छोटी बात नहीं माना जाता, नहीं माना जा सकता। इस बात को हर एक को तस्लीम करना पड़ेगा। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान की सियासत ऐसी है कि सवालात पूछे जाते हैं, सवालात उठते हैं और उनको जवाब भी देना चाहिए। इसके बावजूद हम मान लेते हैं बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन जहां उपलब्धि की बात हो, कोई फायदे की बात हो, कोई अच्छी डेवलपमेंट की बात हो, मुझे लगता है जिस नहीं बहुत अच्छी बात है,
अहमद अयाज जी, बहुत अच्छी बात है। इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर और फराज भाई कुछ कहेंगे? 370 का विरोध तो आपकी पार्टी ने भी किया हटाने का, कांग्रेस ने भी किया। आपके हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ सरेंडर करवाया, कुछ किया थोड़े नहीं है, उपलब्धि है ही नहीं है। भाई देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से जो हमको एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, पुल बने, सड़क बने और तमाम चीजें हों, उसमें बिल्कुल अच्छी बात है, सरकारों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन अभी हमारी बहन क्या बोल रही थी ममता जी, कि मोदी है तो मुमकिन है। ममता जी, 3-4 चीजें मुझसे भी सुन लीजिए। आज दुनिया के कुल जो कुपोषित बच्चे हैं उनमें से 1/3 भारत में है, मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो 10 पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें 6 भारत में है, मोदी है तो मुमकिन है। और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि गवर्नर्स प्रदेशों में पैरेलल रूल चला रहे हैं तो मोदी है। अब आपसे नहीं सुनिए फराज भाई, लगभग मैं नहीं बीच में आता, ये पॉल्यूशन पर डिबेट नहीं चल रही है। एक उपलब्धि पर बातचीत और उस उपलब्धि के पीछे जो सियासत हो रही है, कांग्रेस कर रही है, फोटो ऑप हो रहा है, गांव की भाषा में थेथराई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर आपको चूंकि गठबंधन का साथ निभाना है, 27 की रेस है, तो बोलेंगे नहीं उसमें। नहीं, देखिए फोटो खिंचाने का तो प्रधानमंत्री जी को शौक है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं, जब वो पुलवामा जब हुआ था तो वो जिम कॉर्बेट में बैठे शायद शूटिंग वूटिंग करवा रहे थे कुछ। अगर किसी के शौक है, राकेश जी हमारा कुछ शौक है, मैं करवाता हूं। आप कुछ के शौक है, आप शौक पूरे करते हैं। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री, तो आपके हिसाब से मुख्तार अंसारी के घर भी जो गए थे वो फोटो खिंचवाने ही गए थे? दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव भी जहां जहां जाते हैं तो सिन्हा फिर फोटो खिंचवाने ही जाते हैं। राहुल गांधी भी जहां जहां जाते हैं फोटो खिंचवाने ही जाते हैं, इसी परिभाषा के आधार पर। हम तो राकेश जी हम तो शुरू से लेकर के आखिर तक डिबेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ नहीं ठीक है सर, तो मैं भी तारीफ ही कर रहा हूं। मैं भी अखिलेश यादव की मैंने भी तारीफी की, राहुल गांधी की भी मैंने तारीफी की, कि जहां जहां जाते हैं वहां तुहिन सिन्हा सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। बात से राकेश जी, इतनी देर से मैं राकेश जी वो फोटो खिंचवाए नहीं खिंचवाए, देखिए मैं कह रहा हूं ये बहुत आज एक बहुत अच्छा विषय पर डिबेट हो रहा था और कैसे ये लोग किसी दूसरे दिशा में खींच कर ले गए हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का विषय आता है, देखिए पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता है। मैं आपको एक थोड़ा सा अगर मैं भी विषयांतर करूं और सिर्फ आपको मुंबई और बेंगलुरु का उदाहरण दे दूं। मुंबई में पिछले 10 वर्षों से जो है बीजेपी की सरकार है और कर्नाटक में अधिक समय तक पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है। किस प्रकार से बेंगलुरु की दुर्दशा हुई है और बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, यह दिखाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूर्ण रूप से अक्षम लोगों से भरी है इस वक्त, और बीजेपी के लोग जो हैं वो कर्मठता और जुझारूपन का परिचय दे रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल अंतर है। यही जुझारूपन का परिचय हमने पाकिस्तान से निपटने में भी दिया है। अब ये यकीन नहीं करे तो इनकी मुझे एक बात फराज भाई, मैं आपको 15-20 सेकंड देता हूं। 2004 से 2008 के बीच हर 30 दिन पर ब्लास्ट होता था। ठीक है फराज भाई, एक बात मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो सरेंडर का नैरेटिव लेकर आए हैं, इसे पाकिस्तान टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा है किसी नेशनल लीडर की इतनी मिट्टी पलीद होते खुद वहां के लोग करवा रहे हैं। देखो सरेंडर कर दिया, हम भी तो यही कह रहे हैं। ये